Good morning, all of you and all the students. Welcomes. This is Bridget Singh, and now I'm going to discuss another discussion of income tax law and practices, unit 3rd. Today topic is computation of income, profit and gains from business and profession. This is the 4th lecture of that particular topic, and in that particular session, I discussed with you. I discussed with you in my previous lecture these 3 lectures: income chargeable under the head of business and profession in my first. Second lecture is computation of income from business and profession, section 29. Expense allowed deduction, section 30 to 37. 1 तक हमने आपके साथ डिस्कस किया. Then fourth lecture is this: expenses not allowed as deduction, section 40A, section 40B, section 40A2 एंड सेक्शन 40A3 एक्सेट्रा. ये डायरेक्शंस हैं, जो एक्सपेंसेस हैं जो डायरेक्शंस के रूप में अलाउड नहीं होते हैं बिजनेस एंड प्रोफेशन में, वो क्या क्या है उनको हम डिस्कस करेंगे. तो दीज आर द एक्सपेंसेस. द फर्स्ट वन, as you see here, the first one is interest, loyalty fee for technical services payable outside India or to the non-resident. सेक्शन 40AI में ये जाता है. तो बेसिकली जो डिडक्शन है, तो ऐसी डिडक्शंस हैं अलाउंसेस फॉर एक्सपेंडिचर अंडर सेक्शन 40AI if TDS default is committed in respect of the payment or credit gives to the foreign company or non-resident, the expenditure is disallowed in hands of the payers under section 40AI, and these provisions are given in case TDS is deductible but not deducted. 100% such expenditure is disallowed in the current year. If the tax is deducted in any subsequent years, the expenditure which is allowed in current year will be deducted in the year of TDS and will be deposited with the SSC with the government, है ना. तो इस तरह की चीजें यहाँ पर आती हैं, तो जो इनको डिडक्टेबल नहीं किया जाता है. उसके अलावा डिसअलाउंसेस ऑफ एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पेमेंट और क्रेडिट टू अ रेजिडेंट, सेक्शन 40A में जाता है सबसेक्शन में. तो ऐसे डिडक्शन जो डिसअलाउड है, ठीक है, एनी क्रेडिट टू अ रेजिडेंट. इफ TDS डिफॉल्ट इज कमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव पेमेंट और क्रेडिट गिवन टू द रेजिडेंट, 30% ऑफ सच एक्सपेंडिचर इज डिसअलाउड. 30% तक जो एक्सपेंडिचर डिसअलाउड हुआ था इन द हैंड्स ऑफ पेयर्स अंडर सेक्शन 40AIVA है. तो अलग अलग प्रोविजंस हैं. तो इसमें शेड्यूल किया है 30% ऑफ एक्सपेंडिचर इज अलाउड इज डिसअलाउड इन द करंट ईयर एंड 30% ऑफ एक्सपेंडिचर इज अलाउड इन द करंट ईयर. ठीक है, अलग अलग केसेस में. तो TDS इज डिडक्टेबल बट नॉट डिडक्टेड, ये केस है. इफ टैक्स इज डिडक्टेड इन एनी सब्सिक्वेंट ईयर्स, द एक्सपेंडिचर्स and will be deducted in the year in which the TDS will be deposited. ठीक है, जो एक्सपेंडिचर है उसी ईयर में कट जाएगा जिस साल में आपका TDS कटता है. थर्ड जो पॉइंट है वो है आपका डिफॉल्ट pertaining to non deducted or non deposited of equalization levy, सेक्शन 40AIB में जाता है. तो कोई भी डिडक्शन अलाउड की जा सकती है, डिडक्ट हो सकता है. ठीक है, तो ये जो बेसिकली डिडक्शंस हैं वो स्पेसिफाइड सर्विसेज के लिए आती हैं और ईयर 17-18 से स्टार्ट करके, और उसके बाद जो डिडक्शंस है वो आपको यहाँ पर सेक्शन, ठीक है, द डिफॉल्ट पर्टेनिंग टू नॉन डिडक्शन और नॉन डिपॉजिटेड इक्वलाइजेशन लेवी है आपके ऊपर, वो डिडक्शन आपको यहाँ पर एक्सपेंसेस की नहीं मिलेगी. तो ठीक है, नॉट अलाउड है. डिसअलाउड ऑफ रॉयल्टी लाइसेंस फी, ठीक है, इन केस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग. ठीक है, कोई भी जो स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स है तो उसकी रॉयल्टी या लाइसेंस फी जो है वो भी डिसअलाउड है. सेक्शन 40 में जो है आपका AIIB. सैलरी पेएबल आउटसाइड इंडिया विदाउट टैक्स डिडक्शन, कोई भी जो सैलरी है पेएबल है आउटसाइड इंडिया विदाउट टैक्स डिडक्शन अगर आपको मिलती है तो सेक्शन 40AIB में जो है वो आपको यहाँ पर इसकी डिडक्शन मिल सकती है. तो जनरली सेक्शन 40AI जो होता है वो एप्लीकेबल होता है इफ सैलरी इज पेड आउटसाइड इंडिया देन हैज नॉट बीन पेड टू द गवर्नमेंट एंड by the non
ऑफिशियली, तो अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट जो सैलरी है आउटसाइड इंडिया अगर आपको, तो उस पर भी आपको यहाँ पर टैक्स डिडक्शन सेक्शन 41 नॉट आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। इसके अलावा टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट, नॉन मॉनेटरी परक्विजिट पेड बाय द एम्प्लॉयर सेक्शन 40A और B सब सेक्शन में जाता है। तो टैक्स ऑफ नॉन मॉनेटरी है यहाँ पर, एम्प्लॉइज प्रोवाइड्स नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स, अगर आपका एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है, टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स इज पेड बाय द एम्प्लॉयर्स, द टैक्स पेड सो द एम्प्लॉयर इज नॉट एबल टू टेक एम्प्लॉय सेक्शन 30 and in which calculating income the employees and tax paid, तो परक्विजिट नॉट डिडक्टेबल अंडर सेक्शन दिस, तो ये जो परक्विजिट है वो आपको डिडक्टेबल नहीं होंगे अगर एम्प्लॉयर जो है आपके मिलते हैं। जो 7 पॉइंट है वो है अमाउंट नॉट डिडक्टेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ पेमेंट टू रिलेटिव, ठीक है, अमाउंट नॉट डिडक्टेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ पेमेंट टू रिलेटिव, रिलेटिव्स को अगर आप पेमेंट करते हैं तो वो भी डिडक्टेबल नहीं होगा, सेक्शन 40A सब सेक्शन 2 में ये जाता है। कोई भी अमाउंट जो आपको पे करते हैं किसी रिलेटिव्स को, वो रिलेटिव्स को भी पे किया हुआ अमाउंट भी आपका पे नहीं माना जाता और उसको भी हम यहाँ पे डिडक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। इसके बाद अमाउंट नॉट डिडक्टेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर एक्सीडिंग ऑफ ₹10,000, ये आपको ध्यान देना होगा, सेक्शन 40A और सब सेक्शन 3 में ये जाता है। कोई भी जो अमाउंट है वो एक्सीड नहीं करना चाहिए 10,000 से ऊपर, like ₹35,000 if an SSE makes payment for paying, hiring or leasing goods, carriages, etc. तो ये 35,000 रहता है इन केसेस में, ठीक है, प्लेइंग, हायरिंग और लीज गुड्स में, और बाकी 10,000 होता है। तो इस तरह के जो अमाउंट है वो पेड अगर आप करते हैं तो उससे ज्यादा का जो एक्सपेंसेस वो अलाउड नहीं होगा। सेक्शन 9 नंबर है आपका डिसअलाउंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोविजन फॉर अनअप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड, अगर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूव ग्रेच्युटी फंड नहीं है उसमें अगर आप पैसा डालते हैं, ठीक है, तो वो थोड़ा सा जो है आपका यहाँ पर, इसको समझ लेते हैं एक बार 8 पॉइंट को, अमाउंट नॉट डिडक्टेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर एक्सीडिंग ऑफ ₹10,000 की अगर हम बात करें तो एसएससी इनका एनी एक्सपेंडिचर विच इज अदरवाइज डिडक्टेबल अंडर द अदर provision of the Act of Computing Business and Profession, expenditure for the purchase of raw material, trading goods, expenditure on salary, the amount expended exceeding 10,000 or 35,000 if case of paying, and payment of aggregate amount and respect of the exceeding of ₹10,000, ठीक है, then amount payment is made, otherwise then the account paying check or the paying demand draft or use of electricity clearing system through the bank. If all the above conditions are satisfied, 100% of such payment will be disallowed, ठीक है, अगर ये सब कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो 100% डिसअलाउड हो जाता है आपके यहाँ पर, ठीक है, सेक्शन 40A सब सेक्शन 3 में ही जाता है। फिर है डिसअलाउंसेस इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रोविजन फॉर अनअप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड, अनअप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड में कि अगर हम बात करें तो ग्रेच्युटी इज लायबिलिटी व्हिच इज नॉर्मली अराइज अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ द सर्विसेज ऑफ द एम्प्लॉइज एंड एसएससी, the liability would be generally occur year after years, and however due to the practical difficulties in computing the deduction allowable on accrual basis, it has been provided under section 40A subsection 7 में जाता है। तो ऑन द प्रोविजन ऑफ ग्रेच्युटी शैल बी अलाउड, क्या क्या होता है, इफ द अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी हैज एक्चुअली बिकम पेएबल ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर टू द एम्प्लॉइज, तो प्रोवाइडेड डिडक्शन हैज नॉट बीन क्लेम्ड अंडर सेक्शन दिस, तो वो उसका क्लेम आपको नहीं मिलेगा और जो भी अमाउंट है वो डिडक्ट नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा व्हेन द प्रोविजन हैज मेड फॉर द पेमेंट ऑफ सम बाय वे ऑफ एनी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एन अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड, उसके अलावा जो भी अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड है उसके अलावा अगर आप फंड डालते हैं तो वो भी आपका डिडक्टेबल नहीं होगा। देयरफॉर नो डिडक्शन शैल बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रोविजन मेड फॉर द payment of gratuity to the employees, even though the SSE may be following the mercantile system, or unless it is provision for the purpose of payment of some by way of contribution towards the approved gratuity fund. And तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो ग्रेच्युटी फंड है। तो आपको ध्यान रखना है कि अनअप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड अगर आप करते हैं
तो वो डिसअलाउड रहता है, यानी कि उसका भी जो पैसा है उसकी भी आपकी जो डिडक्शंस है वो नहीं मिलती हैं इस खर्चे की भी। इसके अलावा को जो पॉइंट्स हैं आपको इसमें ग्रेजुटी में ध्यान रखना होगा कि generally an employee retires during the year, so employers does not maintain any gratuity fund. Gratuity is paid to him during the current year, तो इट इज डिडक्टेबल ड्यूरिंग द करंट ईयर। ठीक है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि अगर कोई रिटायर्ड हो रहा है और उसी साल में कोई पहले से कोई फंड नहीं बनाया, अब आप उसको फंड बना के देना चाहते हैं तो वो डिडक्टेबल होगा। तो इस तरह की चीजें हैं वो चेंज हो जाती हैं। If a company has 50 employees to meet the future liability to pay the gratuity at the time of retirement, अगर केवल 50 एम्प्लॉयज हैं किसी कंपनी में और वो केवल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ही ग्रेजुटी फंड देती है, तो इट इज क्रिएटेड अंडर एन एम्प्लॉयज मेक कंट्रीब्यूशन एवरी ईयर। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन फंड इज डिडक्टेबल ओनली इफ फंड इज अप्रूव्ड ग्रेजुटी फंड। ये भी ध्यान देना है। तो वो तभी अप्रूव्ड अगर आप करते हैं तो उसी समय आपका जो पैसा है वो क्लेम आपको मिल सकता है। ठीक है, then next is amount not deductible in respect of contribution to a non-statutory fund। ठीक है, नॉन स्टेचुरी फंड में सेक्शन 40A और सबसेक्शन 9 में जाता है। नॉन स्टेचुरी फंड है तो एनी सम पेड बाय द एसएससी यानी कि एम्प्लॉयर बाय वे ऑफ द कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड आरपीएफ जिसको हम कहते हैं, और अप्रूव्ड सुपरएन्यूएशन फंड और द अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड इज डिडक्टेबल टू द एक्सटेंट इन इज रिक्वायर्ड बाय लॉ। बट व्हाट इज नॉट डिडक्टेबल, डिडक्टेबल क्या नहीं होता है, जो आप जानते हैं कि ज्यादातर डिडक्टेबल है लेकिन क्या डिडक्ट नहीं है। तो इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाई द कंट्रीब्यूशन और पेमेंट इज नॉट डिडक्टेबल बाय सेक्शन 40A, द कंट्रीब्यूशन और पेमेंट इज मेड बाय एन एसएससी एज एन एम्प्लॉयर। ठीक है, किसी एसएससी के द्वारा एज एन एम्प्लॉयर अगर आपने उसको कंट्रीब्यूट किया तो वो डिडक्ट नहीं होगी। इट इज paid towards the setting up or the formation any trust company association of person body of individual society or it is paid by way of contribution to any funds। ठीक है, तो वो डिडक्ट नहीं होगा। द कंट्रीब्यूशन और पेमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ, वो डिडक्ट नहीं होगा। देन 11 पॉइंट नंबर 11 है आपका सर्टेन डिडक्शन टू अलाउड ओनली ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस। कुछ डिडक्शंस है जो केवल एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे ही होती है, सेक्शन 43B में ये जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे तो सेक्शन 43B एप्लीकेबल ओनली इफ द टैक्स पेयर मेंटेन्स द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ mercantile system accounting, and the section 43B are given below. Certain expenses are deductible on actual basis, actual payment basis. So the following expenses which are otherwise deducted under the provision of income tax deductible on basis, any sum payable by way of tax, duty, cess or whatever name called, and any sum payable by way of employer by way of contribution of provident fund, superannuation fund, welfare to the employees, and any sum payable bonus, commission, employees service standards, any sum payable interest on loan borrowing in a public administration, interest on the any loan or advances taken from scheduled bank or cooperative banks other than primary एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज। तो ये सब चीजें हैं जो आपकी जो यहाँ पर जो है डिडक्टेबल नहीं होते हैं। सर्टेन डिडक्शंस जो है अलाउड होती है, इसके अलावा चीजें एक्चुअल के अलावा जो पेमेंट अगर आप करेंगे तो वो डिडक्टेबल नहीं होता है। ठीक है, so this is all about the expenses not allowed as deduction, section 40A, section 40B, section 40A2, section 40A3 में आपको हम डिस्कस करें। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, कौन कौन से जो सेक्शंस वो यहाँ पर आते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, तो प्लीज वॉच एंड लिसन एंड केयरफुली। थैंक यू वेरी मच।